जय हिंद, वेलकम टू इंटरनेशनल अफेयर्स। 25 जून 1975 की आधी रात को बिना किसी चेतावनी के इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी ने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आर्टिकल 352 को यूज करते हुए भारत में इमरजेंसी लगाने की सलाह दी। भारत में तीसरी बार इमरजेंसी लगने जा रही थी। पहले दो बार 1962 और 1971 में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान लगाई गई थी। 1971 में इंदिरा गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीता था। इंदिरा गांधी का सरकार पर पूरी तरह से नियंत्रण था। 1971 के युद्ध ने देश की जीडीपी को कम कर दिया था। देश को कई संकटों का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी दर भी बढ़ गई थी। 1974 में रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल को सरकार ने बुरी तरह दबा दिया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि सरकार ने न्यायपालिकाओं के मामलों में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी को इलेक्शन में छेड़छाड़ करने का दोषी पाया और इंदिरा गांधी पर 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। अपोजिशन भी इंदिरा गांधी की सरकार के विरोध में था। अपोजिशन ने एक कैंपेन चलाया जिसको टोटल रेवोल्यूशन कहा जाता है। सरकार अपने मन की कर रही थी। इंदिरा गांधी पर 6 साल के चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दी। तब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी। मोरार देसाई, चरण सिंह और भी कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि इमरजेंसी का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए। मीडिया की फ्रीडम पे भी रोक लगा दी गई। जो कुछ भी मीडिया में प्रिंट होगा उसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि सरकार तय करेगी कि मीडिया में क्या छपना है क्या नहीं। इमरजेंसी के दौरान ही संजय गांधी की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी। उन्होंने देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए लोगों की जबरदस्ती बड़े पैमाने पर नसबंदी कराई। इंडिया में ह्यूमन वायलेशन के कई मामले थे। कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस के बिना मुकदमे चलाए लोगों को हिरासत में लिया गया। यहाँ तक कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार संशोधन किया, लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद नई सरकार ने इन सारे अमेंडमेंट को रद्द कर दिया। इमरजेंसी टाइम को इंडिपेंडेंट इंडिया का डार्केस्ट आवर कहा जाता है। जनवरी 1977 में गांधी ने देश के लोगों के मूड को ना समझते हुए भी नए सिरे से इलेक्शन अनाउंस किया। सभी अपोजिशन लीडर्स को रिहा कर दिया गया। ऑफिशियली इमरजेंसी को 21 मार्च 1977 को हटा लिया गया था। जनवरी 1977 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों हार गए। विपक्षी दल एक साथ आए और जनता पार्टी बनाई, जिसमें अपोजिशन कांग्रेस, भारतीय जनसंघ और भारतीय लोक दल जैसी और भी पार्टियां गठबंधन में आईं। इसी टाइम कांग्रेस दो में डिवाइड हो गई। जो कांग्रेस लोग जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए थे उसको अपोजिशन कांग्रेस कहा गया, और दूसरी ओर जो लोग इंदिरा गांधी के साथ थे उन्हें इंदिरा कांग्रेस कहा गया। इंदिरा गांधी अब अपनी अलग पार्टी चला रही थी। जनता पार्टी ने चुनाव जीता और मोरारजी देसाई को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देसाई जी भारत के पहले नॉन कांग्रेसी पीएम थे। इमरजेंसी के बाद देश में बनी जनता पार्टी की सरकार ने तमाम आरोप लगाकर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। तब उस टाइम देश की राजनीति में एक ऐसी घटना हुई, किसी ने सोचा नहीं था कि राजनीति में लोग इतने नीचे स्तर पर गिर जाएंगे। कांग्रेस के दो नेताओं ने इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए एक अलग ही तरीका चुना। यूपी के दो कांग्रेस नेताओं ने, जिसमें एक देवेंद्र पांडे और दूसरा भोला पांडे, 20 दिसंबर 1978 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइन फ्लाइट IC 410 को हाईजैक कर लिया गया था, जिससे दिल्ली न ले जाकर वाराणसी में उतारा गया था। इस फ्लाइट में कुल 130 पैसेंजर थे। कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि सरकार के खिलाफ ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। हालांकि बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाईजैकर्स देवेंद्र पांडे और भोला पांडे ने अपनी 3 मांगे सरकार के सामने रखी, जिसमें पहली थी कि इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी, जितने भी मामले इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ चल रहे हैं उन्हें खत्म किया जाए। और आखिरी मांग थी कि केंद्र में सत्ता में बैठी जनता सरकार इस्तीफा दे। बता दें उस समय मोरार देसाई जी देश के पीएम थे। हाईजैकर्स की एक डिमांड और थी कि मुख्यमंत्री और पुलिस के कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स को बुलाया जाए, जिससे उन्हें नेगोशिएट करना था। उसी टाइम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस के कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स स्पेशल फ्लाइट से वाराणसी पहुंचे। हाईजैकर्स ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग की, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो पर टेलीकास्ट किया जाए कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और इंदिरा गांधी तक भी ये मैसेज पहुंचाया जाए। काफी देर बातचीत करने के बाद दोनों नेताओं ने यात्रियों को रिहा कर दिया और सरेंडर कर दिया। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और कई लोगों की जान चली गई थी। कांग्रेस की भीड़ ने लोकसभा कमेटी के चेयरमैन समर गुहा, जिन्होंने इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा था, पर उनके घर पर बमबारी भी की। बाद में कांग्रेस ने सभी हिंसा की निंदा की, लेकिन ये भी ऐड किया इसके लिए पार्टी दोषी नहीं थी। हर पार्टी में कई अड़ियल एलिमेंट्स होते हैं जो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, जिसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है। फाइनली कांग्रेस के एक नेता ने इसको मजाक बताते हुए कहा कि इसको इग्नोर करें, ये हाईजैक एक मजाक था। 19 दिसंबर को गिरफ्तारी हुई। 20 दिसंबर को प्लेन हाईजैक किया गया। 21 दिसंबर को चेयरमैन के घर बमबाजी की गई और 23 दिसंबर को लोकसभा में बहस हुई। इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के आरोप में एक हफ्ता जेल में बिताने के बाद 26 दिसंबर की देर रात को इंदिरा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। जनता पार्टी 1979 तक आते आते टूट चुकी थी क्योंकि गठबंधन की सरकार थी। जुलाई 1979 में देसाई जी ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्वारा चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जेल से रिहा होने के बाद 1978 में इंदिरा कांग्रेस ने चिकमंगलुरु से उपचुनाव में एक लोकसभा की सीट जीती, जिसका समर्थन जनता पार्टी को था। जिसके बाद उन्होंने फायदा उठाने के लिए इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने चरण सिंह को एक प्रपोजल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा कांग्रेस उनकी सरकार को बाहर से पूरा सपोर्ट देगी, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्तों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी के खिलाफ सभी आरोपों को वापस लेना था। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के इस प्रपोजल को मना कर दिया। उसके बाद इंदिरा कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति रेड्डी ने अगस्त 1979 में संसद भंग कर दी। मैं इंदिरा कांग्रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस दो में डिवाइड हो चुकी थी, अपोजिशन कांग्रेस एंड इंदिरा कांग्रेस। अपोजिशन कांग्रेस अपोजिशन लीडर के साथ थी और इंदिरा कांग्रेस दूसरी साइड थी। 5 महीने बाद 1980 के चुनाव होने वाले थे। 1980 के चुनाव से पहले इंदिरा गांधी ने जामा मस्जिद के तत्कालीन शाही इमाम सैयद अब्दुल्ला बुखारी से संपर्क किया और मुस्लिम वोटों का सपोर्ट हासिल करने के लिए 10 पॉइंट एग्रीमेंट के आधार पर उनके साथ एक समझौता किया, जिसके बाद जनवरी में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी एक भारी बहुमत से चुनाव जीता। 1980 में इनाम में उन नेताओं को भी टिकट दिया गया जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था। इंदिरा गांधी ने इन दोनों विधायकों को विधायकी का टिकट दिया। दोनों अपनी विधानसभा से जीतकर संसद पहुंचे। भोला पांडे 2 बार विधायक रहे, एक बार 1980 से 1985 तक और दूसरी बार 1989 से 1991 तक। बलिया के रहने वाले भोला इंडियन यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी रहे थे। वही 1991 से 2014 तक संसद का चुनाव लड़े लेकिन नहीं जीते। जबकि देवेंद्र पांडे 2 बार सुल्तानपुर से विधायक चुने गए। वो 1980 और 1985 के विधानसभा चुनाव जीते लेकिन 1989 के चुनाव में हार गए। वो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी रहे और 66 साल की एज में इनका देहांत हो गया। जिन लोगों ने देश की सिक्योरिटी इशू पर और 132 पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली, उन्हें कांग्रेस की सरकार ने विधायक बनाया क्योंकि प्लेन हाईजैक इंदिरा गांधी को छुड़ाने के लिए किया गया था। थैंक यू एवरीवन एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द रेड बटन एंड फॉलो अस ऑन Instagram.